दुनिया वार रूम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन डोमेन में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। डिसइंफॉर्मेशन को लेकर आम शहरी जो है, पाकिस्तानी जो अवाम है, एक एक शहरी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो इस सूरत हाल के अंदर बड़ी भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और कोई भी ऐसी अनवेरीफाइड मालूमात जो हैं वो आगे फॉरवर्ड ना की जाए जिसकी तस्दीक ना हो सकती हो, जिससे किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है। चूँकि दुश्मन की तरफ से बेइंतहा डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए पूरी हिकमत अमली के साथ काम हो रहा होता है। डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आदिल सुल्तान साहब से। सर, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के तरफ से जो जवाबी वार होना है, क्या लग रहा है कि भारत का जो अटैक था उससे पाकिस्तान का जवाब जो है वो कितना मुख्तलिफ हो सकता है, या फिर उसी ट्रेंड वही उसी तरह का फॉलो हो सकता है? ज़ाहिर आजकल के जो जदीद वॉरफेयर के अंदर जो एक ट्रेंड है, पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा या फिर सरप्राइज़ होगा इस बार भी? जी, अगर आपने स्टेटमेंट्स फॉलो की हुई हो हमारे मिलिट्री लीडरशिप में, काफ़ी मरतबा 2019 से हम सुन रहे हैं कि हमारा डॉक्ट्रिन जो है कन्वेंशनल लेवल पे हम जब बात करते हैं क्विड प्रो को प्लस की बात करते हैं। जी हाँ, तो ये खाली क्विड प्रो को नहीं होगा, प्लस होगा, सरप्राइज प्लस तो होगा, इसी वजह से सरप्राइज सिर्फ नहीं होगा। सरप्राइज भी होगा, इंटेंसिटी में भी होगा, स्कोप में भी बड़ा होगा। बिकॉज ये अगर क्विड प्रो को खाली होता तो फिर मीन्स के जो इंडिया कर रहा है और हम भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर देते, तो वो हम उनकी टर्म्स पे नहीं चलेंगे। और 2019 में हमने डिक्लेयर कर दिया था और अभी भी जो स्टेटमेंट्स आ रही है और फिर पब्लिक प्रेशर भी है, तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपना रिजॉल्व शो किया है, मिलिट्री लीडरशिप ने भी किया है, और वो कल एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन थी, क्योंकि कल का जो था, हमने जो जहाज़ गिराया वो तो खाली डिफेंस था, हमने अभी तक तो रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो रिस्पॉन्स जो है मेरे ख्याल से वो काफ़ी होगा बड़ा इससे। ये सिर्फ हम इसका जवाब क्विड प्रो को में नहीं देंगे। सही है, यानी कि सरप्राइज़ नहीं होगा, पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइज़ प्लस दिया जाएगा। अब वो मिसाइल या रॉकेट अटैक्स होते हैं या हम एयर पावर यूज़ करते हैं या फिर जो है हमारी ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो इंकर्जन्स करती हैं, इस हवाले से तय होना अभी बाकी है। लेकिन ये तो तय है कि जो जवाब है पाकिस्तान का वो बड़े स्केल पर होगा। सलमान गद्दी साहब बात कर रहे थे, हम जो इंफॉर्मेशन डोमेन में उस पर आप भी बात करना चाहते थे। जी देखिए, बात ये कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये एतमाद और इत्मीनान का ज़रिया होती है, और डिसइंफॉर्मेशन हमेशा कन्फ्यूजन तारी करती है, इंतशार और खलफशार बढ़ता है। और वो जो नफसियाती जंग एक मजमून हम पढ़ा करते थे, उसमें इस तरह की कैफियत के अंदर दुश्मन ये हरबा इख्तियार करता है। जैसे आज लाहौर के अंदर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसकी उन्हें वजाहत करनी पड़ी है। देखिए, बात यह कि इसमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि मेरा ख्याल है ज़्यादा माहौल डिसइंफॉर्मेशन का इसलिए तारी नहीं हो रहा कि इस वक्त कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं बन रहा। ISPR भी आ रहे हैं टीवी पे, पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप भी। और सबसे अहम बात यह कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा समझते थे कि शायद पार्लियामेंट को इतनी अहमियत और हैसियत नहीं दी जा रही, लेकिन 22 अप्रैल के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े फैसले हैं उनका ऐलान पार्लियामेंट के फोरम से हो रहा है। लिहाजा इस कैफियत के अंदर जब हम ये कहते हैं बड़े फख्र से कि इत्तेहाद और यकजहती है, वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन के खात्मे के लिए अदारों को भी अपना काम करना चाहिए और पाकिस्तानियों को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सही है। हसन अस्करी साहब जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही है कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में एक तमीज़ करने की ज़रूरत है। ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर जो भी ख़बर आपको मिलती है उसको आप दीगर जो काबिल एतमाद सोर्सेज होते हैं उनकी बुनियाद पे उनको वेरीफ़ाई करें। और वेरीफ़ाई फिर ये है कि थोड़ी सी लॉजिक और अक्ल का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है कि क्या जो चीज़ आप देख रहे हैं या जो चीज़ आप तक पहुंच रही है र्यूमर्स के ज़रिए जो है वो किस हद तक जो है अकली तकाज़े जो है वो पूरी करती है। और इस सिलसिले में जब हालत जंग हो जैसा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इस किस्म की जो झूठी चीज़ें जो हैं, परेशान करने वाली चीज़ें जो हैं वो चलाई जाती हैं ख़ास पॉलिसी के तहत। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप फौरी तौर पे वेरीफ़ाई करें। और अगर वो वेरीफ़ाई हो जाती है एक काबिल एतबार ज़राओं से, तब आप उस पर यकीन करें और तब आप उसको आगे भेजने की कोशिश करें। वरना जब तक वेरीफाई चीज़ नहीं होती
और उसका सही साबित नहीं होती, उस पे ना आप यकीन करें, ना उसको आगे चलाएं, क्योंकि गलत ख़बर को आगे चलाना भी जो है वो मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। सही है। इसी दौरान एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में। सर बहुत शुक्रिया आपको, आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि आपकी नज़र में आज जो ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं भारत की तरफ से, जो कि नाकाम हो गई तकरीबन, क्या इसका मकसद हो सकता है और पाकिस्तान का इस पर जवाबी रद्द अमल क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ये जो अभी आपने सवाल पूछा था, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा इस मिस इन्फॉर्मेशन के मुतालिक। देखें, जो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द ट्रुथ, तो वो चीज़ आप हर एक को याद रखनी चाहिए। और ये मिस इन्फॉर्मेशन एज अ टूल इसको वेपनाइज किया गया है हमेशा। और पिछले पुलवामा में भी अगर आप देखें तो हमने जो अपनी एक बैटल लेवल पे एक विक्ट्री हासिल की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि जो है अभिनंदन ने एक जहाज गिरा दिया और मूडी का जो उन्होंने बड़े मुतहर्रिक तरीके से एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कैरी आउट किया, उसके बाद मूडी ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए और वो इलेक्शंस जीत गया। सो ये चीज़ें जो हैं हमें हकायक का पता होना चाहिए। लेकिन अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जो 2 इम्पॉर्टेंट थ्रेट्स कहे हैं इन फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड, एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा AI बेस्ड फेक न्यूज़ है। तो ये चीज़ें एक आम शहरी के लिए वेरीफाई करना कोई आसान नहीं है। हमारे पास वो टूल्स और टेक्निक ज़रूर होनी चाहिए एट रियासत के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे कि हम इनको काउंटर कर सकें। और उसका सबसे बड़ा और आई वुड से सबसे बेहतर काउंटर ये है कि हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए, लीडरशिप की भी, मिलिट्री की भी और आवाम की भी। जब उनके ख्यालात और उनका जो है ऑब्जेक्टिव्स एक हैं तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में वेज क्रिएट नहीं कर सकती। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा जो आपने ड्रोन्स का पूछा, वो देखें, चूंकि उन्होंने एक मार्का किया अपनी एयरफोर्स का, हमारी एयरफोर्स के साथ, और उन्होंने उसके जो नताइज देखे उसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो थी उनकी वो हिट हुई। और उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो हमने एक तिलिस्म बनाया हुआ था राफेल का, वो उतना मजबूत नहीं था या उस तरह से नहीं था कि वो एक क्रिएट कर सके इम्पैक्ट पाकिस्तान पे या पाकिस्तान एयरफोर्स पे। और उसके बाद उन्होंने उस नुकसान के बाद ये फैसला किया कि हमने अपने पायलट्स को और अपनी एयरफोर्स के ये जो महंगे तैयारे हैं इनको हार्म्स वे में, जैसे कहते हैं कि उनको बैटल में सामने नहीं लेके आना। तो उसका जो दूसरा था वो यही था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए, और ड्रोन्स इंडिया के पास बहुत सारे मौजूद हैं। इजराइल ने उनकी इस मामले में बहुत सपोर्ट की है, उनकी ट्रेनिंग भी की है, और उनके पास हर तरह के हर टाइप्स के ड्रोन्स मौजूद हैं, सर्विलेंस से लेकर कामिकाजी ड्रोन्स तक। तो उसका वो इस्तेमाल उन्होंने करना था और पहले भी करते रहे हैं वो पीस टाइम में भी इन डिफरेंट मोड्स। तो आज जो नज़र आ रहा है उसके मेरे ख्याल में ये 2 ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। एक तो ये कि वो अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल अब नहीं करेंगे और पीछे रखेंगे। ड्रोन्स के थ्रू वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करना चाहेंगे और काफ़ी सारी मिलिट्री और कुछ शायद इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करें, और उससे वो एक फियर क्रिएट करना चाहेंगे पॉपुलेशन में। प्लस वो ये चेक करना चाहेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, और कुछ चीज़ों को वो जांचना चाहेंगे ताकि वो सब्सिक्वेंटली उसको इस्तेमाल किया जा सके। और आखिरी तौर पे मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि कभी कभार कोई चीज़ें वो दुश्मन आपको दिखा रहा होता है लेकिन हकीकत में कुछ और करना चाहता है, तो ये डिसेप्शन का एक टूल भी ये डिसेप्शन का भी एक टूल हो सकता है। बिल्कुल, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये रिसेप्शन का टूल भी हो सकता है। नजमुल साकिब साहब, सर आप ये बताइएगा कि ये जो भारत और इजराइल का नेक्सस है इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि जब गज़ा में निहत्ते बच्चों और ख़वातीन की वहाँ पे मौत हो रही थी इजराइल के हाथों, तो भारत ने जाके बड़ा सपोर्ट किया था इजराइल को, और अब इजराइल जो है वो भारत की सपोर्ट पे सामने आ गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस नेक्सस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसका क्या आगे आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे? मैं बिल्कुल आपका मुख्तसरन इस सवाल का जवाब देता हूँ। एक जो बहुत अहम बात आई है इस वक्त टेबल पे वो ये है, ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, एक हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के झूठा होने में क्या कसर बाकी रह गई जो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक किए
आगे पहुंचा देता है। तो ये तो हमारी इस्लामी तालीमात में है कि जब आपको कोई खबर मिलती है तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब आइए, ये जो आपने यानी इंडो इजराइल नेक्सस की बात की है ना, उसकी डिटेल में जाए बगैर उसको देख लेते हैं कि उसके रिजल्ट क्या निकले हैं। अगर आपकी इंडो इजराइल नेक्सस और वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट, वो जो हिसाब किताब है और वो जो पता नहीं स्पाईवेयर है और पता नहीं क्या क्या है, अगर उसका नतीजा ये है कि आपके जहाज उड़ने से पहले ही इंटरसेप्ट होके तो तबाह हो जाते हैं, जी हाँ, तो क्या फायदा हुआ इसका? तो हमें ये पता लगा कि हिंदुस्तान और इजराइल का जब नेक्सस की बात होती है तो वो पलड़ा इजराइल का भारी है, उसको जरूरत है हिंदुस्तान की। और उसके पीछे जब आप जाएंगे आपको पता लगेगा, चूंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है, अमेरिका के पीछे इजराइल है, तो इजराइल जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, क्योंकि इस पूरे सार्क रीजन में, जिसमें कि एक तरफ से चाइना भी आता है, तो चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी आती है और उसमें इंडिया जो है वो एक पुलिसमैन का रोल अदा कर रहा है। सीधी सीधी सी इक्वेशन है, इसमें कोई देखने की बात नहीं है। दो तीन बातें क्विकली आपके वो जो लाखों देखने वाले हैं ना उनके लिए। देखिए, दुश्मन को बुरा कहने से जंग नहीं जीती जाती, ऐसा ही है। दुश्मन को बुरा साबित करने से भी जंग नहीं जीती जाती। दुश्मन को आप पहले समझते हैं, और जितना इंडिया को हम समझते हैं, हम किसी दुश्मन को नहीं समझते। और हमारे फौज में मेजर से ऊपर जितने लोग हैं वो ब्लू टीम रेड टीम का उनको पता है। हम जितना इंडिया को जानते हैं किसी को नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि ये जो बात हो रही है कि जी फैसला होगा और एकदम से, सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए कि आजकल की दुनिया में किसी एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे तबाह करना पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने गजा की है। आप तो निहत्ते फलस्तीनियों को नहीं वहां से निकाल सके, आप तो इतने सालों में उन निहत्ते फलस्तीनियों को गजा से नहीं निकाल सके, तो पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? ये हुई पहली बात। इस वक्त की आखिरी बात, अवाम की जब बात आती है ना, कल मैंने एक यानी स्क्रीन पे चल रहा था, तो आपको बताता हूं कि अवाम का इस वक्त क्या हिसाब किताब है। एक कोई 15-16 साल का बच्चा था और उसको रिपोर्टर ने कहा जी कि हाँ जी आपका क्या ख्याल है, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ये वो। उसने कहा जी नरेंद्र मोदी साहब से कहिए हम इजी हैं। अच्छा, इसी हम इजी हैं के जवाब ने मुझे क्या मैसेज दिया कि मेरी आवाम जो है वो इस वक्त पूरी तरह से ज़हनी तौर पे तैयार है और उनको एक चीज का पक्का पता है कि अगर हमला होता है तो हमारी फौज जो है वो इस काबिल है कि मुकाबला कर सके। अब आते हैं हतमी बात पे। सही है, हतमी फैसला करना जो है ना वो अभी बाकी है। बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं ना हतमी तौर पे अटैक करेंगे वो बड़ा, मेरा नहीं ख्याल, मेरी असेसमेंट ये कहती है कि अभी वो ना फैसला हुआ है और ना ही होने के मुस्तकबिल करीब में उसके कोई चांसेस भी है कि वो अटैक क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये तो तय है कि वो अटैक पाकिस्तान ने करना है, जवाबी वार पाकिस्तान ने करना है। आदिल सुल्तान साहब, फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अहम रोल उसका होता है एक कामयाब हिकमत अमली के लिए। पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी फोर्सेस के अंदर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखा है, हाँ वो बरी फौज हो, वो बहरी हो या हमारी फ़िज़ाइया हो। भारत के अंदर जो है एक वो CDS का होता उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद उनकी फोर्सेस के अंदर वहाँ पे बड़े इश्यूज चल रहे हैं। अभी रिसेंटली इस वाक़े से पहले भी जो है हमने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के डिसमिसल्स हुए सर्विसेज से। तो इसका कितना रोल है जो पाकिस्तान को एज हासिल हुआ है सारी लड़ाई के अंदर भारत के ऊपर? देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में जॉइंट ऑपरेशंस का बड़ा कलीदी रोल होता है जब तक अभी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स है, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तीनों सर्विसेज को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पेस बेस्ड एसेट्स है, तो वो तीनों सर्विसेज वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही होती हैं। फिर आपके चूंकि इकोनॉमाइज करने होते हैं एफर्ट, आप एक छोटा कंट्री, आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो हमने शुरू से इस चीज़ पे बड़ा एम्फसाइज किया हुआ है कि आपकी जो तीनों फोर्सेज के हैं उनको ऑप्टिमम आप उनको पोटेंशियल को यूज कर सके। वो तभी हो सकता है कि एयरफोर्स आर्मी नेवी मिल के करती है। और पिछले ऑपरेशन जितने भी हुए हमने वो देखे हैं। हर चीज़ के लिए जब भी हम करते हैं मिशन प्लानिंग और हमारी ट्रेनिंग के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि जी जो
हमारे वॉर कॉलेजेस है, उनके अंदर भी जॉइंटनेस का काफ़ी ज़्यादा था। तो हम जिस लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने खुद देखा है कि जो ट्रेनिंग है हमारी, उसमें जॉइंटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस रखी गई है। बिकॉज जो फ्यूचर है वॉरफेयर वो ये नहीं है जो पुराने ज़माने में होता था कि अगर वो इन्फेंट्री लड़ रही है तो वो लड़ रही है महीनों तक, या एयर बैटल्स हो रही है तो वो अपने उस पर हो रही है। आपकी वॉर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, टाइमिंग्स उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है। हम बात करें कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान, हम वो बात नहीं कर रहे यूक्रेन रशिया जो एसिमेट्रिक पावर्स हैं, हम सिमेट्रिक पावर्स है। हमारे पास भी वही पोटेंशियल है जो इंडिया के पास पोटेंशियल है। तो इस लिहाज से जो हमारी वॉर्स है या कॉन्फ्लिक्ट होगा वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जॉइंटनेस होगी, सिनर्जी होगी, आप बेस्ट रिजल्ट्स उससे ले सकेंगे। और ये आप देख भी दीजिएगा कि ये इसका आउटपुट इसी तरह से आउटकम पाएगा इंशाल्लाह, तो इसी तरह से होगा जो जॉइंटनेस उसमें नजर आएगी। सही है। ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त हालात किस तरफ जाएंगे, तो ज़ाहिर है अब एस्केलेशन लैडर से एग्ज़िट करने का जो ऑप्शन है वो तो सारी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के हाथ में है। हम कब अटैक करते हैं, उसके बाद सूरत हाल डी एस्केलेट होती है नहीं होती है, तो ऑप्शन तो हमारे हाथ में है। भारत जितना मर्जी कर ले वहाँ से प्रोवोक हमें। जी देखें, डिप्लोमेसी में से हम ऑफ रैम्प कहते हैं, और इंडिया इस पे आप उसके मीडिया को वॉच करें, उनका लिटरेचर देखें, उनके अखबारात देखें, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ग्रेसफुल एग्जिट ये है कि वो जो एलिगेशन लगाते हैं कि पहलगाम हमने करवाया, उसके नतीजे में उन्होंने ये काम कर दिया और बस अब काम को ख़त्म कर लिया जाए, और यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा मैसेज, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि वो क्लियरली उनको पास जा चुका है। अब मैं इसके आगे एक स्टेप आगे जाऊंगा कि हमारे अब डिप्लोमेट्स को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अमेरिका के ये जो मोदी का फैशिज्म है और हाइपर नेशनलिज्म है और एक्सट्रीमिज़म है, इससे वन स्टेप आगे जाना चाहिए, और वो है इंडिया इज़ अ रोग स्टेट। किस तरह? रोग की डेफिनेशन है कि वन हु वायलेट्स द इंटरनेशनल लॉ और वन हु थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ सॉवरन नेशंस। इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ नेशन कनाडा की सॉवरेनिटी को इतना एग्रेसिवली वायलेट किया। उसने खुद पीएम ने टेस्टिफाई किया आफ्टर पब्लिक इंक्वायरी। उसके बाद यूके में, यूएस में इनके नेक्सस निकले, वो जो इसके थे रिप्रेशन के, और उसके बाद कतर वाला सारा एपिसोड जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें जो हमारे कुलभूषण यादव, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रोग स्टेट के लिए इन्होंने देखें ना, इनको कभी कहते हैं हम आपको फेटफ में ले जाएंगे, कल से इंडियन मीडिया देखे, उनके जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जी IMF पे कैन वी डू समथिंग, वी विल टेल देम लुक दे आर डूइंग टेररिज्म, एंड तो एवरीबडी वाज टेलिंग देम एक्सक्यूज मी, दे हैव वेरी डीप लिंकेजेस विद IMF, नथिंग टू डू विद दिस होल सीन। वो कहीं पे IMF की उनकी जो एग्रीमेंट्स है वो स्टॉप इस बात पे नहीं होने लगे। फिर हम उसको फेटफ में ले जाएंगे, ग्रे लिस्ट में ले जाएंगे, वो इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाह रहे हैं। और थर्ड, आप देखें जिस तरह उन्होंने वाटर ट्रीटी को टैप ऑन टैप ऑफ करते हैं, कभी पानी छोड़ दे कभी रोक लेते हैं, तो उससे कि इकोलॉजिकल डिजास्टर आए, आम आदमी को परेशानी हो। तो ये फिर आप ये देखिए वीज़ा बंद किए, कितने लोगों को दिक्कत हुई। तो इनसे ये है रोग स्टेट की कहानी। हमें ये मोदी का ये चेहरा भी और इंडिया का चेहरा बताना चाहिए कि एक रोग स्टेट है। अब इसने क्या किया है, और अब इसने अटैक किया है और शहरी आबादी में अटैक कर दिया है। वहाँ ख़वातीन शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे। और आप मीडिया पे देखें जिस तरह वो हम देख रहे थे कल, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जनाजे उठाए गए हैं। तो इसलिए ये इंडियन लीडरशिप, इंडियन आर्मी, ये पूरा नेशन जो है रोग है, और इसलिए इनको जवाब जाना चाहिए, और जा रहा है, ये हर तरह से जा रहा है। हसन अस्करी साहब, इन देख का पुलवामा अटैक जो एक सिफाती सतह पर कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, आल्दो भारत अभी तक एक आयोटा ऑफ एविडेंस भी पूरी दुनिया के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो उसके काउंटर में जो हमारी कोशिशें थी पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक्सपोज करने में, कितनी मौसर रही हैं अब तक, आप उस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की जो कोशिश थी कि पाकिस्तान को मुंसलिक करे इसके साथ, जो 22 अप्रैल का वाक़या है, और उसमें इसलिए उन्हें नाकामी हुई
कि उनके पास एविडेंस नहीं था। वो क्या बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करते थे हिस्ट्री, कि 1990 की दिहाई में ये हुआ, 1980 की दिहाई में ये हुआ, 2001 से पहले ये हुआ। आप कुछ भी कहें, हिस्ट्री कुछ भी सुनाएं, इससे ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि जो 22 अप्रैल वाला वाक़या था उसमें कोई पाकिस्तान के ग्रुप्स या पाकिस्तान वो सपोर्ट गार्डनर नहीं कर सका इंडिया जो वो इसलिए इसीलिए उनको ये बड़ी नाकामी हुई। और इस सिलसिले में उन्होंने ख़ुद ये एक सिचुएशन को डील करने के लिए जो कार्रवाई की, ताकि ये दिखा सकें कि हमने यहाँ टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो तबाह बर्बाद किए हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वक्त के साथ बदली हैं, और वो उनकी जो सोच है वो 1980 की दिहाई वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, 1990 की दिहाई में फंसी हुई हैं। और जो 1914 के बाद जो हमारे यहाँ टेररिज्म के सिलसिले में जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की, टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की, और उसके बाद उस तरफ वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लेकिन आलमी सतह पर मालूम है कि पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त से गुजरा है और इस चैलेंज को किस मौसर तरीके से पाकिस्तान ने डील किया है। ठीक, आमिर मसूद साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अगर हम जर्नी की बात करें, फ्रॉम एक जो जर्नी है हमारा टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के एतबार से, हमने पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एडवांसमेंट की तरफ गई है, कम रिसोर्सेज के बावजूद। ये अलग बात है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो कल भी दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में उनका शुमार होता था, आज भी हमारे फाइटर पायलट्स का दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट्स में शुमार होता है। टेक्नोलॉजी जब इंटीग्रेट हुई है साथ, तो उसने कितना ज़्यादा इसमें एज दिया है, और पर्टिकुलरली जो हमारा सेल्फ डिपेंडेंस का हमारा जो एक जर्नी था उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, इसने कितना अहम किरदार अदा किया है। अपना माइक सा ज़रा अनम्यूट कीजिएगा सर। एयरफोर्स का आपने बिल्कुल ठीक एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया है। देखें, पाकिस्तान फ़िज़ाइया जो है वो अपने आप को सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन समझती है, और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, और कुछ उसके इस तरह के इवेंट्स हैं और कुर्बानियाँ हैं, ऐसे मार्के हैं जिनमें उसने अपने आप को ये प्रूफ भी किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जहाँ पे अपने पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से की, वहाँ पे ट्रेडिशनली हमने हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को भी इंडक्ट किया है। और एक टाइम वो आया था जब आपको याद हो 90s में जब प्रेस्टर अमेंडमेंट लगी थी, वो बहुत सीवियर किस्म की हमारे ऊपर एक वो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजीज़ को नहीं ले सकते थे, प्लस हमारे F-16s पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, वो हमारी इंडिजिनाइजेशन के लिए एक बड़ा गोल्डन पीरियड था, जिसमें हमारा JF-17 प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह लॉन्च हुआ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ों को हमने इंडक्ट किया अपनी फोर्स में। ट्रेनिंग टूल्स जो होते हैं नए, वो हमने इंडक्ट किए, प्लस काफ़ी सारे स्पेस सपोर्टेबिलिटी जो होती है हमारी अपनी वेपन सिस्टम के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको हमने खुद अपने तौर पे बनाना शुरू किया, जिसमें एवियोनिक्स भी शामिल थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें हमारा एयर वेपन कॉम्प्लेक्स भी बना और हमारा जितना कामरा का सेटअप था उसको भी बड़ी तकवीत हासिल हुई। सो आप कह सकते हैं कि वो जब रिस्ट्रिक्शंस लगी तो उसमें वी केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। बड़ी सारी एयर फोर्सेस थी जिनको जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और स्पेस पोर्टेबिलिटी बंद हुई, तो वो बिल्कुल उनकी एयरफोर्स काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी। लेकिन हमारा सारे F-16s जब कारगिल का मौका आया, जिस वक्त 9 साल हो गए हुए थे हमें इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, हमारे सारे F-16 सर्विसेबल थे और हमारे सारे वेपन्स जो थे वो हमारे पास अच्छे सर्विसेबल स्टेज में मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से इंडक्ट किया है और वी बिलीव इन डूइंग मोर विद लेस। हमारा एक लिमिटेड जो हमारा बजट होता है, उसी में हमने अपनी एयरफोर्स को हमेशा नई इंडक्शंस की हैं वेपन सिस्टम वाइज भी, प्लस इसकी इंटीग्रेशन की है हमने हमेशा बड़े अच्छे तरीके से सेंसर्स और शूटर्स की। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न वॉरफेयर। तो सर जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि भारत के मुकाबले में कितना हमें एज हासिल है उसमें।
देखिए जी, हमारे पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स मौजूद हैं, जो टर्किश भी हैं, कुछ हमारे इंडिजिनस ड्रोन्स हैं और कुछ हमने वेस्टर्न कंट्रीज से भी ड्रोन्स लिए हैं। तो हमारे पास इस वक्त हर तरह का ड्रोन मौजूद है, जो वेपन भी कैरी कर सकता है, जो सर्विलेंस के लिए भी है, और जिससे हम इनके एयर डिफेंस सिस्टम को शुरू में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो और उस ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को हमने अपने बाकी सिस्टम के साथ, जिसे हम डेटा लिंक कहते हैं, हमारा उसकी एक अटैचमेंट है विद अदर सिस्टम्स आल्सो, जो हमारे जहाज होते हैं, जो हमारे रेडार्स होते हैं, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, इन सब के साथ वो ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़े अच्छी तरह फ्यूज भी हुई है और उसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मौजूद है। ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी हमने बहुत अरसा पहले इसकी इंडक्शन शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें इस चीज़ का इदराक था कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो इसी पे लड़ी जाएंगी, और हमने ये चीज़ आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में भी देखा, रशिया वाली जंग में भी देखा, सीरिया वाली जंग में भी देखा कि ड्रोन्स का एक्सेसिव यूज़ है, और इस ड्रोन्स को आप अगर अच्छे तरीके से एम्प्लॉय करें तो आप किसी भी एयरफोर्स को को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मॉडर्न एयरफोर्स, सर दिस इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल इस रीजन के अंदर भी, जाहिर है एक ये न्यू नॉर्मल है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि ड्रोन हमारी कितनी इफेक्टिव है, हमारी ये टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, ये न्यू नॉर्म है, और देखें जी, ये तो काफ़ी अरसे से बैटल हार्डन किस्म के ड्रोन्स, टर्किश के जो ड्रोन्स थे TB2s, उनको अज़रबैजान ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया आर्मीनिया के अगेंस्ट, और उन्होंने उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मी के जितने आर्मर्ड कॉलम्स थे, क्योंकि हमने उधर जाके उनसे ब्रीफिंग भी ली, उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था इससे पहले कि अज़रबैजान की ग्राउंड फोर्सेस मूव करती, और वो ज़्यादातर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुआ। अभी भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन नहीं काम कर सकती। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को आपके जो बाकी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मींस आपके पास अवेलेबल हैं, उनके साथ आपको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कंप्लीमेंट करती है उसे सर, जाहिर है, बिल्कुल जी। और जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमने इसकी बड़ी कोशिश भी की है और इसमें बड़े हद तक कामयाब भी हुए हैं कि इन तमाम सर्विसेज को मिल के ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो सके। दूसरा, ये इसका फ़ायदा होता है कि हमें उस एयर स्पेस में, जिस लिमिटेड एयर स्पेस में हमने जब ये इस्तेमाल करनी होती है, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और किसी जगह पे ऐसा मौका ना आए कि जिसमें हम अपने ड्रोन्स को या अपने एयर प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंडली फायर के ज़रिए निशाना बना रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमने रखने के काफ़ी हद तक इसकी हम ट्रे हैं। जो आपने, अगर शायद आपको याद हो, पुलवामा में इंडियंस ने अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। तो जिस तरह की एयर वॉरफेयर फ्यूचर में होगी, उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि एयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह इन्होंने भी ये जो घंटे 1.5 का ऑपरेशन किया इंडियंस ने, और जिनमें हमने 5 जहाज इनके मारे, उसमें तकरीबन 125 जहाज एयर में था उस एरिया के अंदर। तो उसको मैनेज करना, उसको अच्छे तरीके से एम्प्लॉय करना, क्लियर लाइन ऑफ साइट के ज़रिए सही वेपन को इस्तेमाल करना और डिसीजंस लेना, ट्रांसपेरेंसी बैटल की होना और फॉग ऑफ वॉर को कम होना, ये सब अवामिल बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सक्सेसफुल एयर ऑपरेशन कर सकें। आजकल वो पुराना ज़माना बिल्कुल नहीं है। इस एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी है और बहुत डिमांडिंग भी है, इसके लिए ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सही है। इसी दौरान हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी अब वेलकम करेंगे। ट्रांसमिशन में बात हो रही थी जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कामयाबियों की और भारत की नाकामियों की। सलमान गनी साहब का कमेंट भी इस पर लूँगा और हम इस पर बाकी अपने पैनलिस्ट की राय भी लेंगे। सलमान साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत की तरफ से बगैर सबूत के ही पूरी दुनिया में वावेला करना कि पाकिस्तान था, पहलगाम के वाक़े के पीछे फिर जगतरफा भारत की तरफ से पाकिस्तानी आम शहरियों को निशाना बनाना, ज़ाहिर है जो सिफारती सतह पर तो भारत बुरी तरह से नाकाम हुआ। जो सपोर्ट वो गार्डर करना चाह रहा था वो उसे नहीं मिल सकी और दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। देखिए, इस पर तो कोई दो आरा नहीं कि भारत ने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया
और उस इल्ज़ाम को किसी भी सतह पे पजीराई नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान ने नहायत ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए ना सिर्फ उस वाक़े की तहकीकात की बात की बल्कि ताउन की बात की। मुझे याद पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तहकीकात और ताउन की बात की तो बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे दिल में आया कि ये उन्हीं से कह रहे ताउन जो शख्स दहशतगर्दी का मुर्तकिब हुआ है। तो बात यह कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस हवाले से अंदर एक पाकिस्तान को एज मिला है। माजी के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े किए जाते थे और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से। अब एक बात बड़ी क्लियर कट है कि ये नरेंद्र मोदी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, ये एक कैफियत है, ये एक माइंड सेट है दहशतगर्दी के हवाले से। आप बलोचिस्तान का मामला देख लें, देखिए उसने उस पर पाकिस्तान उसके आवाज़ पर सवार है और उसको ये बात समझ लग गई कि अगर पाकिस्तान को टारगेट ना किया तो सारा कुछ उसका खुल जाएगा। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर इस खित्ते के अंदर से दहशतगर्दी का, शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है तो ये जो पहलगाम का वाक़या है इसकी तहकीकात करवाई जाए और इसमें अमेरिका अपना रोल अदा कर सकती है और अमेरिका को अपना रोल इसमें अदा करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, क्या लग रहा है अब हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? स्टैंड ऑफ वो बरकरार है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कशीदगी हर लम्हा हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज जो ड्रोन स्ट्राइक्स भी की गई भारत की तरफ से नाकाम हो गई दो, लेकिन जाहिर है एक इंटेंट तो भारत ने अपना शो किया कि वो हालात को मजीद बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तान ने जवाबी वार करना है। क्या लग रहा है कि भारत तो चाह रहा है कि वो वार पाकिस्तान जल्दी कर दे, लेट ना करे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा खौफ व हरास है भारतीय शहरियों के अंदर। तो क्या आपको मकसद नजर आ रहा है सारी इस एक्सरसाइज के और पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, बुरी तरह नाकाम है, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरी भी। अब आप बताइए कि जिस तरह हमने जहाज 5 गिराए हैं, उसके बाद हमने ग्राउंड में आपके सामने कश्मीर में उसके जमीन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसकी पोस्टें, उसके फौजी छोड़ के भाग गए हैं, झंडे वाइट फ्लैग कर दिए हैं। मीन्स के वो इस वक्त ना वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, ना वो एयर में जा सकता है बिकॉज ही और ना सी पे जा सकता है। तो व्हाट कैन वी डू मैक्सिमम कि थोड़ी बहुत हरासमेंट करता रहे, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, ड्रोन को ले जाता है एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। वो भी हमने 25 के 25 गिरा दिए। तो मीन्स के उसको फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। दुनिया को भी ज़ाहिर नजर आ रहा है कि इंडिया ने क्या किया, खुद स्टेज ड्रामा किया, झूठा साबित हुआ, चोर चोरी करता पकड़ा गया और उसके बाद इसने हॉस्टिलिटी इनिशिएट की, नॉट ओनली इन लाइन ऑफ कंट्रोल बट आल्सो इन लाइन इंटरनेशनल एयर स्पेस माइन। सो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर, एक दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक दो बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन डिफेंस में कहा जी हमने कर लिया और अब देखेंगे क्या होता है। बट देन आई थिंक दे सडनली रियलाइज कि नहीं, वी हैव टू डू इट फॉर आपके इनोसेंट बच्चे, बच्चियां, औरतें शहीद हुई। तकरीबन आई थिंक 31 के करीब, 51 हमारे जख्मी में। तो इंडिया, वी हैव टू होल्ड इंडिया अकाउंटेबल टू देम, वी कांट लीव देम दिस। उन्होंने 26 अपने खुद मारे टूरिस्ट को और स्टेट ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारे पर आए फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके। तो आर्मी ने बड़ा क्लियर बात की हुई है कि हमने स्टार्ट नहीं करना, हमने इनिशिएट नहीं किया, लेकिन अगर इंडिया इनिशिएट करेगा तो हम एंड हम करेंगे। नाउ वी हैव डन ऑल होमवर्क, हम सारी एंड इंडिया बिग कॉन्टिजेंसी प्लान बनाए हैं and we want to go at the right time, place of shooting. This is the thing. I think पाकिस्तान के अवाम को एक दो दिन वेट करें, they will get a befitting reply inshallah. सही है नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी कब तक बरकरार रहेगी, सूरत हाल मजीद क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर मजीद बात होगी मुख्तसर ब्रेक के बाद। हम रहेगा। दुनिया वारों में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत कशीदगी कब तक बरकरार रह सकती है, पाकिस्तान कब तक अपना जवाबी वार कर सकता है, हर किसी के जहनों में ये सवाल है। जब जो पाकिस्तान का जो जवाब होगा, जवाबी वार होगा, उसका स्केल क्या होगा, ये भी हर किसी के जहनों में सवाल है। भारत खुद इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है, वहाँ काफ़ी तजस्सुस है, बड़ी टेंशन की सूरत हाल है भारत के अंदर, और ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है अपने पैनलिस्ट से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप हारिस नवाज साहब की, ये स्टैंड ऑफ आपको क्या लग रहा है, कब तक बरकरार रह सकता है ये? जी हारिस नवाज साहब,
हारिस तवास साहब से दोबारा हम बात करेंगे। नजीम साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है? नजमुल साकिब साहब, देखिए, अभी तक का एस्टीमेट ये है कि हिंदुस्तान को तैयारों की शक्ल में इन्वेस्टमेंट जो उनकी बाहर जा रही है, इन्वेस्टर्स उधर से छोड़ के जा रहे हैं, ये अगर सारा हम देखते हैं तो $1 बिलियन का एज वी स्पीक नुकसान हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी के पास 1 बिलियन रीजंस तो हैं अपनी सुबकी मिटाने के लिए, अपनी एम्बैरेसमेंट मिटाने के लिए। किस तरीके से वो अपने अवाम को जवाब देगा, कैसे अपने उन इन्वेस्टर्स को, खासतौर पे ये जो आपके राफेल जो आपके हैं, यानी वो जो बाकायदा तौर पे आए हैं, उन्होंने कहा जी आपको इस्तेमाल करने नहीं आता। पहली दफा इत्तेफाक से ऐसा होता है, कभी ये तबाह नहीं हुआ, आप ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, उसके शेयर गिर गए हैं। ऐसे ही तो चारों तरफ से जब आप घिरे हुए हों तो आप क्या करते हैं? एक बात यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, हमारी इसी डिस्कशन में आई कि हिंदुस्तान को एक रोग स्टेट जो है ना वो करार देने के लिए हमारे सिफारतकारों को काम करना चाहिए। भाई आप मुसलमान को मुसलमान क्यों करते हैं? एक आदमी मुसलमान है, उसको कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, दुनिया इस वक्त मानती है, शुरू हो जाइए यानी यूएस, ये जो आपकी थी EU डिसइंफो लैब से दुनिया को पता लगा कि ओहो ये हिंदुस्तान कर क्या रहा है। उसके बाद उधर से आ जाइए, पाकिस्तान के 5 डोजिए जो दिए हमने, उनकी दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। उसके बाद एक और बात सुनिए, आपका जब कनाडा में आता है हरदीप सिंह निज्जर का वाकया, सरेआम उसको यानी आप असैसिनेट करते हैं, और जस्टिन ट्रूडो जो है वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि 5 आइज ने ये रिपोर्ट दी है कि ये। उसके बाद गुरपतवंद आ जाइए यानी पन्नू पे। अच्छा, अभी हम ये पता लग रहा है हमें कि हिंदुस्तान की सड़कों पे, मार्केट्स में यूरेनियम बिक रही है, और उनका एक क्रूज मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली फायर हो जाता है और पाकिस्तान में आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मोस। अब क्या बताने की जरूरत है? उस सिलसिले में गुजारिश करना चाहूंगा कि दुनिया को ऑलरेडी पता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक रोग स्टेट है, कंट्री ऑफ कंसर्न है। और अगर आप कंट्री ऑफ कंसर्न्स देखें यूनाइटेड नेशंस, ये जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उसमें शायद आपको हिंदुस्तान नजर आना शुरू हो जाए। वो नजर में आ चुका है। मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि वेस्ट को और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली ज़रूरत है हिंदुस्तान की कि वो चाइना कंटेनमेंट में इस इलाके में उनके मफादात का आपका पॉइंट आ गया सर। कर रहा। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक स्टैंड ऑफ जो है ये चल सकता है मजीद? देखिए, ये तो ज़्यादा डिपेंड करता है हिंदुस्तान, बहुत लंबा तो ये चल नहीं सकता। हाँ, हिंदुस्तान के रवैये पे, और ज़्यादा तवील इसलिए भी नहीं चल सकता जैसे अभी वजूहात बयान की हैं कि हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो ड्राई अप होना शुरू हो जाती है। वो हमने माजी में भी देखा था, सन 2002 के अंदर जो है इसी तरह का स्टैंड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडिया ने शुरू किया था। दिसंबर 2001 में जब उनकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका ने सिर्फ एक निकाला था बयानिया के अमरीकी शहरी हैं वो वहाँ हिंदुस्तान ना जाएं, और जब वो इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उसके बाद फिर हिंदुस्तान को स्टेप बैक करना पड़ा। हमारा अपना ख्याल ये है कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान ने भी एक जवाब देना है, अगर जवाब ना भी दे, हिंदुस्तान की अपनी मजबूरियां इतनी हैं कि वो ज़्यादा देर इसको चला नहीं सकेंगे। जनाब इमरान साहब, देखें जी, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इससे पहले एक छोटी सी, मुझे अगर आप इजाज़त दें, कल फॉरेन सेक्रेटरी उनके जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी ये इस अटैक के बाद। तो उन्होंने 4 बातें की हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जैक्टली बनते हैं, उनका जवाब देना ज़रूरी है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जी ये नॉन एस्केलेटरी मैनर में हमने एक्शन किया, 1। नंबर 2, बड़ा मेजर था, 2। और नंबर 3, उन्होंने कहा जी इससे पाकिस्तान डेटर हो गया। देखें, नंबर 1 नॉन एस्केलेटरी कैसे था? एयरफोर्स तो यूज ही एयर सुपीरियरिटी के लिए होती है आजकल नई वॉरफेयर में, और बाद में फिर लैंड फोर्सेस आती हैं। आपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट की,
आपने यूएन चार्टर वायलेट किया, आप अग्रेसर की तरह आए, आपने शहरी आबादी को हिट किया, आपने इबादत गाहों को हिट किया, मस्जिद को, फिर आपने शहरियों को, नहते शहरियों को, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया, 26 लोग शहीद हुए। तो उसके बाद ये किस तरह एस्केलेटरी नहीं हुआ? फिर दूसरा मेजर्ड भाई किस तरह मेजर था? आपने कहते हैं मस्जिद नहीं छोड़ी, आपने ख़वातीन को हिट किया है, आपने रात की तारीकी में किया है, और फिर जी पाकिस्तान डेटर हो गया। भाई कहाँ पे डेटर हो गया? आप तो कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने स्टैंड ऑफ अटैक किया है, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और वहाँ से मिसाइल किए। Whatever you guys have done, point is this that our Air Force was alert, और टिट फॉर टैट नहीं, उन्होंने ठीक ठाक किस्म का इनको तमाचा मारा। और आप ये देखें कि 3 रफेल गिरने का जो मतलब है उसको वो कहते थे कि जी ये मोस्ट एक्सीलेंट जो 5th जनरेशन की इन्हांसमेंट्स इस जेट में है। ठीक है। और वो मोदी साहब के ये काश में पर राफेल होता, राफेल आए और 3 राफेल वाज देयर। और जो SU-30 है वो भी कहते हैं स्टिल कहते हैं टेक्नोलॉजी है उसमें। तो लिहाजा हमने उन्होंने, और फिर एक और बात, उन्होंने अपनी एयरफोर्स का जिक्र ही नहीं किया। आप देखिए कि पाकिस्तान ने कहा कि 5 हमने जेट्स गिराए हैं, तो कम से कम उसका कोई तो जवाब देते। तो मैं आप कहने का मतलब ये है कि दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। इस लेवल पे भी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे अगर इस तरह का प्रेशर होगा तो फिर इंडिया का कंफ्यूजन, इंडिया केओस और वो सब कुछ नजर आ रहा है। और वो प्रोपेगेंडा का तो सर उनका लेवल ये है कि आज वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने तो नीलम जैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे कोई अटैक किया ही नहीं है, वहाँ पे हमने कोई फायर ही नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है। हालांकि आज सब मीडिया ने जाके देखा है, दिखाया भी है कि कितना वहाँ पे डैमेज उन्होंने पहुँचाया है, जो कि आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को निशाना नहीं बना सकते। आमिर मसूद साहब, आप बताइएगा कि अब क्या लग रहा है, ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है? देखिए जी, ये तो दो बहुत डिपेंड करता है कि स्टैंड ऑफ तो एक ऐसी चीज है कि अब जिस तरह हम पिछले कई सालों से एक नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन में मौजूद हैं, और अब जो इन्होंने, इंडिया ने ये एक न्यू नॉर्म कायम किया है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जिसकी 25 करोड़ आवाम है, आप पुलवामा जैसा अटैक करते हैं उसके ऊपर। हम पिछली दहाइयों से देख रहे हैं कि अक्सर ये होता था कि किसी किस्म का स्टेज मैनेज ऑपरेशन होता था, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, मुंबई हो गया, उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया, मगर इनको कम से कम इस बात की जरूरत नहीं होती थी कि वो अपने वेपन्स हमारे क्रॉस द बॉर्डर इस्तेमाल करें और इस तरह से टारगेटिंग करें। पुलवामा में हमने पहली दफ़ा देखा, और हमने एक समझदार और एक महज़्ज़ब और आप कह रहे हैं कि एक मैच्योरिटी दिखाते हुए हमने उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाया कि एस्केलेशन ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि अब जब वो आए तो ज्यादा फिरोशियसली आए, उन्होंने बहुत ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया और पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत सारी जगहों को टारगेट किया। और ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी एज अ न्यूक्लियर स्टेट कि हमने इतनी स्पेस उन्हें मिल कैसे गई, और उन्होंने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कैसे, मतलब एक बहादुरी के कहें या बेवकूफ़ी कहें उनकी, कि उन्होंने हमसे ये एक किस्म का चैलेंज दिया हमें। इस डेटरेंस को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है इंडिया जैसे लोगों के लिए। 1 मिनट मुझे समझ दीजिएगा जी, कि हम इस चीज को खत्म करें और एक डेटरेंस एस्टेब्लिश करें अपनी दोबारा से। और जब ये मार्का हम करेंगे तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि इन्हें समझ आएगी कि ये इस तरह से एक न्यूक्लियर कंट्री से जिसकी बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री है। सही है। 1 मिनट हारिस साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब ये स्टैंड ऑफ कब तक बरकरार रह सकता है? भारत को ज्यादा जल्दी है कि ये खत्म हो, लेकिन ये अब है पाकिस्तान के हाथ में कि कब हम ये अटैक करते हैं, उसके बाद फिर एस्केलेशन लेटर से एग्जिट होता है। जी हारिस नवाज साहब, हारिस नवाज साहब को आवाज नहीं मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
सलमान गांधी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारत को जिस नफसियाती कैफियत में नरेंद्र मोदी साहब ने मुब्तला कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में से वो इसमें से निकल पाए। $1 अरब का उनका नुकसान हो गया है। हर आने वाले दिन के अंदर उनका नुकसान बढ़ना है, जिसका भारत मुतम्मल नहीं हो सकता। देखिए, मैं तो बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर एक बात कह सकता हूँ कि मोदी साहब भारत को उस सतह पे ले गए हैं कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर देखेंगे कि वहाँ मोदी साहब के खिलाफ आपको बड़े बड़े मुजाहरे नजर आएंगे। इसलिए कोई मुमलिकत इस बात की मुतम्मल नहीं हो सकती कि किसी एक फर्द की जिद और हठधर्मी की वजह से उस स्टेट के मफादात पामाल होते नजर आए। मैं समझता हूं कि सलमान साहब, जितना हम इसे ड्रैग करते हैं, ये पाकिस्तान के फायदे में, इंडिया के लिए नुकसानदेह है। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया, इसलिए कि पाकिस्तान जब भी मुआशी हवाले से संजीदा हुआ है, इस्लाहात और इक़दामात का अमल आगे की तरफ बढ़ा है, उन्होंने एक ऐसी कैफियत तारी करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की उस संजीदगी को, उस यकसुई को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है और अब बात यह कि खुद भारत का ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है, नरेंद्र मोदी साहब उसके जुबानदार हैं। ठीक है जी सर, आप बोले, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बस 1 मिनट लूंगा। आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है और यही सवाल इस वक्त है कि ये स्टैंड ऑफ किस चीज़ में कन्वर्ट होगा और कितनी देर तक चलेगा। इसमें सिर्फ इतना सा अर्ज करना है कि जब जंग से पहले या जंग के दौरान आपकी एयरफोर्स हो, चाहे आपका नेवी हो, चाहे आपकी ग्राउंड फोर्सेस हो, चाहे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनके आपस में तो होते ही हैं। एक और जगह जंग हो रही होती है, उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ नर्व्स। इस वक्त आपको कोई नहीं बता सकता, किसी के पास इसका जवाब नहीं है ये स्टैंड ऑफ कितनी देर तक चलेगा। लेकिन एक बात बताई जा सकती है कि ये जो बैटल ऑफ नर्व्स है, इसमें पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान जीत रहा है। शार्प कमेंट आपका हारिस नवाज साहब, क्या लग रहा है ये स्टैंड ऑफ कब तक चल सकता है? सही है, ये स्टैंड ऑफ अगर बरकरार रहता है तो ये पाकिस्तान के मुफाद में है। भारत जो है अब वो मज़ीद मुश्किल सूरत हाल में फंसता और धंसता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, फिर दुनिया वार रूम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।